उस दिन से मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का भूत सवार हो गया। तो कोचिंग मैंने ज्वाइन कर ली, लेकिन कोचिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी। सैलरी नहीं मिलना, जो कुछ भी रिसोर्सेज थे वो सारे ऑफलाइन में लगा देना। आई वॉज टोटली फाइनेंशियली डिप्लीटेड। यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में जहाँ पे सिलेक्शन रेट इतना कम है, मैंने एक सीख लिया। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, लेकिन सिलेक्शन रेट लगभग 0.1% होने की वजह से बाकी 99.9% बच्चे निराश, हताश और दिशाहीन हो जाते हैं। और अगर आखिर में कामयाबी हासिल नहीं होती है तो लगता है जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। क्या आप यकीन करेंगे, एक लड़की जो यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट्स देकर नाकामयाब एग्जाम में हुई पर लाइफ में कामयाब रही। जी हाँ, ये कहानी है मेरी। मैं हूं सुमन शर्मा, आप लोगों की फेवरेट इंग्लिश एजुकेटर। और सबकी तरह मेरी भी कहानी बहुत आसान नहीं थी, स्ट्रगल्स तो थे। आप कुछ भी मुश्किल काम करोगे तो कठिनाइयां तो आपको फेस करनी पड़ेगी। अपनी कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने जोश टॉक्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंग्लिश का एक बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया है। और इस कोर्स में खास बात यह है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के साथ साथ अपनी स्पोकन इंग्लिश के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर भी काम कर सकते हैं। मेरी कहानी शुरू होती है मुंबई से। मुंबई में सांता क्रूज में मेरा जन्म हुआ और वहीं पर मेरी परवरिश और पढ़ाई लिखाई हुई। आप सबकी तरह ही बहुत नॉर्मल सा लाइफ रहा है। पापा गवर्नमेंट जॉब में, मम्मी होम मेकर, मैं घर की सबसे बड़ी बेटी, तो ऑब्वियसली गाइड करने के लिए कोई था नहीं। ग्रेजुएशन के बाद में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि आखिर करे क्या। तो एक इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया। मार्गदर्शन क्या, एक्चुअली मेरे जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। उसके पहले मैं सोचती थी कि मैं पढ़ाने में ठीक हूँ तो पढ़ने में भी ठीक हूँ, पढ़ाने में भी ठीक हूँ, तो टीचिंग प्रोफेशन मुझे पहले ही अपनी लाइफ में चूज करना था। लेकिन एक कुछ ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हुआ। मुंबई में थोड़े से सोशल टेंशन्स चल रहे थे और उन सोशल टेंशन्स के दौरान मेरी फैमिली पे एक पर्टिकुलर ग्रुप ने अटैक किया। अब अटैक एक्चुअल में हुआ नहीं था, लेकिन हमने अटैक परसीव कर लिया था। हमें लग गया था कि हाँ, यहाँ पे कुछ होने वाला है, गड़बड़ होने वाला है। मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया। मेरी फ्रेंड के पापा पुलिस कमिश्नर थे। मैंने उसे फ़ोन किया और मैंने उसे कहा कि देख, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हमें थोड़ा सा खतरा है। उसने पापा से बात किया और पापा से बात करके हमें कहा कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बस एफआईआर फाइल कर दो, बाकी सब मेरे पापा देख लेंगे। अब मुझे बहुत हिम्मत मिली। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी पुलिस ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि अगर मैं पुलिस सर्विस ज्वाइन करूँगी तो मैं ना सिर्फ अपने परिवार को सिक्योरिटी दे पाऊँगी, बल्कि अपने आसपास के और बहुत सारे लोगों को, जैसे कि मेरे फ्रेंड के पापा ने सिक्योरिटी दी। ये सोच के मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे पुलिस में जाना है। पापा ने कहा आपको आईपीएस का एग्जाम देना पड़ेगा, यूपीएससी एग्जाम कुछ होता है, वो एग्जाम देके आप पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। अब उस दिन से मुझे यूपीएससी का एग्जाम देने का भूत सवार हो गया। और यूपीएससी इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोसेस। यूपीएससी अगर आप कामयाब हो जाते हैं तब तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं भी होते हैं तो आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। अब मैंने सोच तो लिया कि यूपीएससी का एग्जाम मुझे देना है, लेकिन उसके लिए क्या बुक्स पढ़नी है, कहाँ से गाइडेंस लेना है। मुंबई में अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी आज के 7-8 साल पहले। मैंने ढूंढ के रिसोर्सेस इकट्ठे किए, 1-2 साल वहाँ से मैंने तैयारी की, अटेम्प्ट भी दिया, बट कामयाब नहीं रही। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि मैं अपने स्कूल में, कॉलेज में टॉपर रही हूँ, पढ़ने में बहुत सही रही हूँ, तो मुझे ना फेलियर्स हैंडल करने का आदत नहीं था। ये मेरे लाइफ का पहला फेलियर था। आई कुडंट टेक इट। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीखा कि राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन यूपीएससी। बट यूपीएससी का भूत सवार हो चुका था, करना तो था। पापा से कहा पापा मैं दिल्ली जाऊंगी। फिर मैं दिल्ली आई, बट दिल्ली में इतनी ज्यादा बुक्स, इतनी ज्यादा कोचिंग, यहाँ पे भी अगेन बिना गाइडेंस के आप इस कोचिंग और बुक्स के समंदर में आप डूब सकते हैं लिटरली।
कोचिंग में हम गए क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था और यूपीएससी में आप लोगों को आर्ट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो कोचिंग मैंने ज्वाइन कर ली, लेकिन कोचिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि कोचिंग में भी आपको पढ़ाया ऐसे जाता है कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बिना बेसिक नॉलेज के आपको बिल्कुल जीरो से नहीं स्टार्ट कराया जाएगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, देश के प्रशासन को संभालने के लिए, पुलिस व्यवस्था को संभालने के लिए इतने प्रतिष्ठित एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये बिल्कुल एबीसीडी से आपको पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे। कुछ तो बेसिक आपके पास होना चाहिए, वो मेरे पास नहीं था। इसलिए कोचिंग भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रही। अब इस बीच फैमिली से प्रेशर आने लगा कि नहीं नहीं, पढ़ने में तो मम्मी पापा का अपने बच्चे पे भरोसा होता ही है, और मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही था क्योंकि मैं हमेशा से कामयाब रहती थी। उन्हें लगा अब कोचिंग में एडमिशन करा दिया है, इतने में तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट ये यूपीएससी था, नहीं हुए। फिर लगा कि अब क्या करना चाहिए, दिल्ली में भी आ गए, सोल्यूशन तो ढूंढना था। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, मुझे लगा बहुत सारे बुक्स पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए बहुत सारा नॉलेज चाहिए ना। एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी। तो मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, लेकिन अटेम्प्ट देने के बाद फिर कामयाब नहीं रही। लेकिन एग्जाम देने के बाद रियलाइज हुआ कि आपको बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ने हैं, आपको एक बेस्ट बुक पढ़ना है। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक को 10 बार पढ़ो। इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन एंड प्रैक्टिस, ये मुझे अपने तीसरे अटेम्प्ट में पता चला। मैंने अपनी तैयारी के शुरुआती दिनों में गाइडेंस और रिसोर्सेज की बहुत कमी फेस की थी, और आज भी मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे गाइडेंस और रिसोर्स की कमी फेस कर रहे हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए मैंने जोश टॉक्स के साथ मिलकर एक कोर्स लाया है, जहां पे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के साथ साथ आप लोग स्पोकन इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जोश स्किल्स स्पोकन इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर से। अब प्रैक्टिस और रिविजन ये सब शुरू तो कर दिया था मैंने, लेकिन पैरेलली बिकॉज इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट, तो घर पे बैठ के कोचिंग वगैरह हो गया था, तो मेरे पास 2-3 घंटे इतना एक्स्ट्रा बच जाता था। ये टाइम मैं गर्ल्स पीजी में रह रहे थे, तो गॉसिपिंग में, बातचीत करने में, पंचायत करने में मुझे फेस नहीं करना था, क्योंकि अगर पंचायत में पढ़ जाते हैं ना, तो बाकी का जो टाइम पढ़ना होता है, तो वो पंचायत की ही बातें आपके दिमाग में गूंजती रहती है और आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको प्रोडक्टिव कैसे यूज़ किया जाए। टीचिंग जो मेरे लिए बहुत नेचुरली आता है, तो मैंने टीचिंग सोचा कि पैरेलली शुरू कर देती हूँ। इट वॉज नॉट अ फाइनेंशियल डिसीजन, इट वॉज अ डिसीजन टू यूज़ माई टाइम प्रोडक्टिवली। तो मैंने पार्ट टाइम शाम के 5 से 7 बजे 2 घंटे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। सैलरी वैलरी का मुझे कोई आइडिया नहीं था कितना मिलता है, यू वोंट बिलीव। महीने पर मैं शाम के 5 से 7 बजे तक हर रोज़ मंडे टू सैटरडे पढ़ाती थी, और मुझे मिलता था सिर्फ 2,500। मैं बहुत खुश थी उससे, क्योंकि मेरा टाइम बहुत अच्छे से यूज़ होता था, और इससे अच्छा क्या होगा कि आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और महीने के एंड में आपको 2,500 मिल भी रहा है। मैंने ऐसे ही पैरेलली पढ़ाना शुरू कर दिया था। अभी मैं फुल टाइम टीचिंग में नहीं आई थी, क्योंकि मेरा फुल टाइम फोकस यूपीएससी ही था। अगला अटेम्प्ट मैंने दिया, बट आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई। और इसी दौरान मैंने एक कोचिंग से फिर दूसरे कोचिंग में, पहले स्पोकन इंग्लिश में पढ़ा रही थी, फिर उसके बाद में मैंने कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे मेरे क्लासेस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहे थे। मेरे स्पोकन इंग्लिश के ही क्लासेस अटेंड करके बच्चों को इतना रिसोर्सफुल, नॉलेजेबल लगता था कि उनको कॉन्फिडेंस आ जाता था कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते थे, एग्जाम्स भी देने लग जाते थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर कंपटीशन वाले बच्चों को भी पढ़ाया जाए। मैं कंपटीशन वाले बच्चों को भी पढ़ाने लगी, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ था कि बहुत सारे एसएससी में लीन पीरियड आया, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगे, और टीचर्स के सैलरीज भी रुकने लग गए। मेरी भी सैलरी रुकी सबकी तरह। तो मुझे लगा अब क्या करना है, जब सैलरी रोक के ही काम करना है, तो क्यों ना मैं खुद बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं। वहाँ से शुरू होता है सेरीन पाठशाला का सफ़र। सेरीन पाठशाला वो प्लेटफॉर्म जहाँ से आप लोग मुझे जानते हो, पहचानते हो, और अपना बहुत ढेर सारा प्यार देते हो। सेरीन पाठशाला के शुरुआती दिनों में काफ़ी स्ट्रगल्स फेस किए मैंने एक पुराना सा, क्योंकि सैलरी तो 5-6 महीने की रुकी हुई थी ना, तो पैसे नहीं थे, तो थोड़े बहुत जो भी पैसे थे वो जोड़ के, कुछ दोस्तों से उधार लेके मैंने OLX से एक सेकेंड हैंड कैमरा लिया। सेकेंड हैंड कैमरा लेके मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। लाइव स्ट्रीमिंग का मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। जो स्टूडियो लाइट्स होते हैं,
इनके बदले मैंने मोबाइल के फ्लैशलाइट्स यूज़ किए थे। बिजली कभी भी चली जाती थी तो हमारे पास बैकअप नहीं रहता था क्योंकि इन्वर्टर नहीं था। स्टूडियो साउंड प्रूफ नहीं होने के वजह से मैं रात को शूट्स करती थी ताकि आवाज़ ना आए, डिस्टर्बेंस ना आए और आप लोगों को अच्छी वीडियोस, अच्छे एजुकेशन मिल सके। यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल था और मैंने अपने प्लान बी पर फोकस करना शुरू कर दिया था। प्लान बी पर फोकस कर रही थी और टीचिंग मुझे अब और किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं करना था। तो मैंने कैमरे का सहारा लेके आप तक पहुंचने की कोशिश की। घंटों मैं कैमरे से बात करती रहती थी। फिर मुझे लगा अब तक मैं ऑफलाइन पढ़ा रही थी ना, तो मुझे लगा यार मैं कैमरा से क्यों बात करती रहूं, क्यों ना कुछ बच्चों को भी सामने बिठा लूं, रिकॉर्ड करती रहूंगी क्लास और उन बच्चों का भी फायदा हो जाएगा। फिर मैंने एक नॉट आउट 50 बैच निकाला क्योंकि बच्चों को बिठाने के लिए जगह का इंतजाम करना पड़ता है और उसके लिए पैसे लगते हैं जो मेरे पास थे नहीं। अब ये 40-50 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए मैंने एक नॉट आउट 50 बैच निकाला स्कॉलरशिप से। मैंने 50 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए और उनको बिठा के मैं पढ़ाने लगी और रिकॉर्डिंग भी साथ साथ शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई, बहुत ज़्यादा खराब हुई और डॉक्टर ने कह दिया कि आप लोगों के पास सिर्फ 3 महीने हैं। मम्मी को स्टेज 4 कैंसर पता चला था। अब ये 3 महीने अगेन मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैसला था कि ये 3 महीने मैंने जो बच्चों की जिम्मेदारी ली है उसको निभाने में खर्च करूं या मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूं। मैंने डिसाइड किया कि मैं दोनों करूंगी। बहुत मुश्किल था। एक पैर मेरा मुंबई में होता था मम्मी के पास और एक पैर मेरा दिल्ली में होता था। एवरी वीक मेरे फ्लाइट्स अप एंड डाउन चलते रहते थे। खैर लास्ट ऐसा टाइम आ गया कि मुझे कुछ टाइम ब्रेक लेके मम्मी के साथ बिताना पड़ा। फिर उसके बाद मैं फिर वापस दिल्ली आई। लेकिन दिल्ली आके अब तक मैंने प्रेपरेशन सोचा था कि छोड़ दूंगी और अब मैं फुल टाइम टीचिंग में आ जाऊंगी। तो प्लान बी मेरा था टीचिंग। इस मुश्किल समय में, इस स्ट्रगल के बहुत ही चैलेंजिंग टाइम में प्लान बी मेरा स्ट्रेंथ बना। जिन बच्चों का जिम्मेदारी मैंने लिया था नॉट आउट 50 बैच में पढ़ाने का, आके वापस उनको पढ़ाने का मैंने फैसला लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें फिर से सेट करना था, लेकिन इसी बीच आ गया कोरोना। अब कोरोना का समय तो हम सबके लिए मुश्किल था, है ना, लेकिन मेरे लिए मुश्किलें थोड़ी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। सैलरी नहीं मिलना, जो कुछ भी रिसोर्सेज थे वो सारे ऑफलाइन में लगा देना, फिर उसके बाद मम्मी की तबीयत खराब। आई वॉज टोटली फाइनेंशियली डिप्लीटेड। मैं सेरीन पाठशाला को सपोर्ट करने के लिए उस वक्त केपेबल नहीं थी। और कोविड का टाइम, फर्स्ट लॉकडाउन, आप सबको याद है ना, अचानक से आ गया था। कोई तैयारी करने का टाइम नहीं मिला था किसी को। तो फिर मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाना शुरू किया। कोविड का टाइम तो ऐसा था जब सब स्ट्रगल कर रहे थे खुद को जिंदा रखने में। मैं स्ट्रगल कर रही थी खुद को और सेरीन पाठशाला को जिंदा रखने में। जैसे ही थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हुई, फिर मैंने सोचा कि अब सेरीन पाठशाला को फुल टाइम देने का समय आ गया है। फिर उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ के, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मेरे पास आ रहे थे, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ के मैंने कहा कि नहीं, अब सेरीन पाठशाला को मुझे टाइम देना है। और आज जो सपना मैंने 50 बच्चों के साथ में देखा था, वो आज 50 लाख से भी ज्यादा बच्चों के साथ में मैं पूरा कर रही हूँ। मेरे लाइफ में जितने भी स्ट्रगल आए, इन सब से मैंने एक सीख लिया, लाइफ में प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी होना चाहिए। यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में जहाँ पे सिलेक्शन रेट इतना कम है, प्लान बी होना बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ प्लान बी का भी प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि वो एस्पिरेंट्स मूवी में है ना डायलॉग कि प्लान बी तो होता है बैलेंस बनाने के लिए। प्लान ए आपको बहुत कमजोर कर सकता है अगर आप पूरा फोकस प्लान ए पे ही रखोगे तो आप लोगों का प्लान बी भी आपको सक्सेसफुल बना सकता है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूं। आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी लाइफ और करियर को लेके सीरियस हो। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि CGL, CHSL, CDS, CPO, CAPF, NDA जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में भी सोच रहे होंगे। रिटन, एप्टीट्यूड और स्पोकन तीनों की आवश्यकता होती है। चाहे एग्जाम हो या इंटरव्यू, इंग्लिश तो ज़रूरी है ही। मैंने जोश टॉक्स के साथ मिलकर बनाया है
इंग्लिश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स का एक कोर्स जिसमें मैं एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश जैसे कि एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन इसकी तो तैयारी करा ही रही हूँ, पर साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए एक माहौल दे रही हूँ जहाँ आप बिना डरे, बिना शर्माए अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इंग्लिश सीखना तो आप ये कोर्स शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें।